मैं मधुमाला आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से एक कविता लेकर आई हूँ। उस कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर और जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों, चंद्रगहना क्या है और लौटती बेर का अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व सर्वप्रथम हम कवि परिचय जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कवि परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तात्कालिक साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। बच्चों, आइए जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार के थापे और कहे केदार खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां रही हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और क्या है, स्थापत्य की कला भी है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता रही है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, आज जिस कविता की चर्चा हम करने वाले हैं, आइए उसकी विशेष बातों पर पहले जानकारी हासिल कर लें। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की सृजनात्मकता कल्पना की अभिव्यक्ति है, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जो हृदय है वो एक किसान मन पर आधारित है, अर्थात वो दिल से, दिमाग से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। अब चंद्रगहना का अर्थ क्या है ये हमने अभी जाना। चंद्रगहना एक गांव का नाम है, एक स्थान का नाम है। लौटती बेर अर्थात लौटते समय, अर्थात चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय कवि ने क्या क्या प्राकृतिक सौंदर्य देखा, उसी का सजीव चित्रण उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। तो बच्चों,
यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि कवि कह रहे हैं कि देख आया चंद्र गहना, अर्थात वो उस गांव को देख आए हैं और अब उस गांव से लौटते समय उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे उसी का वर्णन है। वे कह रहे हैं कि गांव से अर्थात चंद्र गहना नामक गांव से लौटते समय वे खेतों के बीच अर्थात प्रकृति के बीच एक मेड़ पर, मेड़ का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ मिट्टी डाल करके कुछ ऊंचाई पर उसे बनाया गया हो, या खेत या ज़मीन के बीच का वो घेरा। कई बार ना घेरा बनाते समय हम ना मिट्टी को उसका समतल स्थान से उसको ऊंचाई का स्थान दे देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो ऐसे ही मेड़ पर बैठे हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी वहाँ बैठ कर के क्या निहार रहे हैं, उन्होंने खेतों के सुंदरता का वर्णन किया है। और क्या कहा, उन्होंने कहा है एक बीते का के बराबर। बीते, बीते का अर्थ होता है हाथ की जब हम सारी उंगलियां फैला लेते हैं तो अंगूठे के सिरे से लेकर के छोटी उंगली के सिरे तक के बीच में जितनी भी दूरी होती है उसे हम कहते हैं एक बीता, अर्थात इस उंगली के सिरे से इस उंगली के बीच का जो भी दूरी है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक बीते के बराबर, यानी जब वो मेड़ पे बैठे हुए हैं तो वो क्या देख रहे हैं कि एक चने का छोटा सा पौधा है जो एक बीते के बराबर है। आप समझ गए एक बीता कितना होता है, इतना। तो इतना छोटा सा नन्हा सा पौधा वो खेतों में लगा हुआ है, बांधे मुरैठा ठिगना चना। अब उसके ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने चित्र में भी उसे दिखाने की चेष्टा की है कि एक छोटा सा चने का पौधा जिसके ऊपर गुलाबी रंग का फूल लगा है। अर्थात कवि की कल्पनाएं देखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की कल्पनाएं कितनी विस्तृत हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटा सा टिंगना सा ये छोटे कद का चने का पौधा ऐसे खड़ा है इस प्राकृतिक सौंदर्य में, अपने सिर पर गुलाबी रंग का मुरेठा बांधे। अब मुरेठा क्या होता है, मुरेठा होता है एक प्रकार की पगड़ी। पगड़ी होती है जो आमतौर पे एक प्रथा होती है कि शादी में लोग गुलाबी रंग के, आजकल तो मैंने देखा है कि लाल रंग के भी पगड़ी बांधते हैं। तो वो जो पगड़ी होती है उसी पगड़ी की तुलना यहाँ पर चने के पौधे पे लगे फूल से की गई है। तो कवि वहाँ पे बैठ के ये देख रहा है कि छोटा सा चने का पौधा अपने सिर पर गुलाबी रंग का पगड़ी बांधे हुए सच के खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी शादी में जाने वाला है, दूल्हा बन कर के खड़ा है। आइए अब बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। कवि चंद्र गहना नामक गांव से लौटते समय एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है। वह खेत की फसलों में सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो रहा है। वह कहता है कि एक बीते जितना बड़ा चने का छोटा सा हरे रंग का पौधा जो गुलाबी फूल के साथ ऐसा दिख रहा है जैसे एक ठिगना सा आदमी, ठिगना अर्थात छोटे कद वाला ठिगना सा आदमी अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर ऐसे खड़ा है मानो वह किसी विवाह समारोह में जाने को बिल्कुल तैयार है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियां देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली और कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कितनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने रची हैं, प्राकृतिक सुंदरता का पूरा वर्णन इन पंक्तियों में मिलता है। तो यहाँ पर कवि का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। कवि कहता है वह देखता है मेड़ पर बैठे हुए कि चने के निकट ही अलसी या तीसी, अलसी बच्चों हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स को, यानी उसको हिंदी अन्य भाषा में तीसी भी कहा जाता है। तो अलसी या तीसी आप जो भी नाम से उसे पुकारें, वो भी चने के पौधे के साथ स्वयं ही उग आई है। अलसी ऐसी लग रही है जैसे चने के पास ये हट करके उग आई है।
दुबले पतले शरीर और लचीली कमर के साथ उसने बालों में ऐसा लग रहा है कि नीले फूलों को लगा रखा है, और ऐसा लग रहा है मानो ये कह रही है कि जो भी उस फूल को, किस रंग के फूल को, नीले रंग के फूल को, तो जो भी उस फूल को छुएगा वह उसी के प्रति समर्पित हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि चने के पौधे के साथ उन्होंने अलसी को यहाँ पे हठीली कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों, आम तौर पे जो अलसी का पौधा होता है उसे रोपा नहीं जाता, वो स्वयं ही वहाँ मतलब चने के साथ या किसी भी फसल के साथ स्वयं ही उग आती है। यानी वो इतनी हठीली है कि उसे बिना रोपे ही वो उग जाती है। तो इसीलिए इन पंक्तियों में उसे हठीली कहा गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखने में अलसी भी एकदम दुबली पतली है, अर्थात उसका भी शरीर छोटा सा पौधा है, अलसी का नन्हा सा पौधा है, और जब हवा चल रही है तो वो भी झूम रही है, नीचे ऊपर होती होगी। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो स्वयं इतनी पतली है, और जब हवा चलती है और जब उसका पौधा हिलने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपनी लचीली कमर लचका रही हो। और उस अलसी के फूल को, यानी नीले रंग के फूल को कवि जब देखता है तो ये सोचता है कि शायद अलसी ये कह रही है कि जो भी मेरे इस फूल को छुएगा मैं उसी के प्रति समर्पित हो जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कवि किस प्रकार से खेत के मेड़ पर बैठे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, और उनका जो कवि हृदय है वो उस प्रकृति में भी उस सुंदरता को निखार रहा है, उसे भांप रहा है। और इसीलिए उन्होंने चने का पौधा हो, अलसी का पौधा हो या फिर सरसों का पौधा हो, इन सब का मानवीयकरण किया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, अब उनकी नज़र किस पे पड़ी? सरसों के पीले पौधे पर। उसके ऊपर पीले पीले फूल होते हैं जो देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, हो गई सबसे सयानी। ऐसा लगता है कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, सयानी का मतलब होता है जब कोई समझदार हो जाता है। हाथ पीले कर लिए हैं, अर्थात उस पे लगे हुए पीले पीले फूल ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने हाथ पीले कर लिए हों। ठीक है। ब्याह मंडप में पधारी, अर्थात जो खेत है उसकी तुलना कवि ने किससे की है? मंडप से की है। और वहाँ पर जो सरसों का पौधा है उसे वहाँ पे दुल्हन माना कि वो तो हाथों में मेहंदी लगा के बैठी है, पीले पीले उसके हाथ पीले हो गए हैं। और अब शहनाई का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर फाग गाता मास फागुन। फाग क्या होता है? फाग होता है फागुन महीने में गाया जाने वाला एक लोकगीत। यानी फागुन का महीना अगर बोलें तो यह होली के आसपास का महीना होता है। तो उस महीने में क्या होता है कि एक लोकगीत जो प्रचलित होती है, ऐसा लगता है कवि कह रहे हैं कि फागुन भी उस महीने में फाग गा रहा है। कवि की कल्पनाएं यहाँ पर देखिए कि फागुन के महीने में फागुन ही फाग गा रहा है, और खेत क्या है? खेत तो मंडप के रूप में सजे हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। कवि कहता है कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, लगता है वह सबसे ज्यादा सयानी हो गई है। वह इतनी बड़ी हो गई कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं और विवाह मंडप में बैठ गई है। ऐसा लग रहा है कि फाग गीत गाता हुआ फागुन भी इस विवाह में शामिल होने को आ पहुंचा है। इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। यहाँ सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए कवि की कल्पना, उन्होंने यहाँ पर भी इस प्राकृतिक चित्रण में भी प्रसन्नता को पा ही लिया है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं।
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब यहाँ पर विजन का अर्थ बताया गया है निर्जन अर्थात सुनसान। आइए देखें इसके भावार्थ। कवि कहता है कि यह सुनसान इलाका है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा यहाँ पर प्रेम देखने को मिल रहा है। इस प्रकार प्रेम की दृष्टि से यह भूमि बहुत ही उपजाऊ है। तो बच्चों, आपने इन पंक्तियों में क्या क्या समझा? यहाँ पर जिस प्रकार से कवि जो प्राकृतिक चित्रण करते हुए हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसका सौंदर्य निखरते हुए हमारे सामने चित्रित कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने इस सुंदरता की तुलना शहरीकरण से भी किया है कि शहर अब सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और व्यवसाय के लिए ही सिर्फ उसी के प्रतिसूचक बन गए हैं बस। और उस जगह पे प्रेम उतना नहीं मिलता है जितना कि ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने पर कवि को मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने इस खुशी, इस प्रसन्नता की तुलना शहरीकरण के जीवन से की है। इसीलिए उन्होंने अंतिम ये बात कही है कि प्रेम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह भूमि बहुत अधिक उपजाऊ लग रही है, अर्थात यहाँ प्रसन्नता चारों ओर फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। बच्चों, यहाँ पर पोखर का अर्थ होता है तालाब। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चित्र भी लगाया है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें जब पोखर पर पड़ती हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह अपना ही रूप धारण करता है। आप देख सकते हैं कि उसका जो आकार है वह लंबवत आकार में दिखाई दे रहा है। आप चित्र के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक पोखर है, तो उस पोखर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका जो प्रतिबिंब निखर के आता है वो ऐसा लगता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा हो, और इसको देख करके हमारी आंखें यानी कवि की आंखें चौंधिया जाती हैं। और इस पोखर के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि आप जानते हैं जब भी नदी होता है, कहीं पोखर होता है, तो वहाँ किनारे छोटे बड़े पत्थर स्वाभाविक रूप से रहते ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पोखर में हवा चलती है तो हवा के चलने से जो लहरें उठती हैं, उन लहरों के द्वारा जब वो पत्थर पर पड़ती हैं, यानी कवि की नज़र में ऐसा लगता है कि पोखर उन्हें पानी पिला रहा है। लेकिन वो ये प्रश्न पूछते हैं कि आसपास यानी पोखर के किनारे तो कई पत्थर पड़े हुए हैं और वह उनकी प्यास भी बुझा रहा है, लेकिन जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। आइए देखें इसका भावार्थ। जहाँ कवि बैठा है वहाँ सामने एक तालाब है, जिससे हवा के प्रभाव से छोटे छोटी जो लहरें होती हैं वो स्वयं ही उठती हैं। पोखर के नीले तल में जो भूरे रंग की घास है, बच्चों यहाँ पर तालाब के अंदर भी कई प्रकार के जंगली घास उग जाते हैं। तो यहाँ पर उनका रंग भी बताया गया है कि तालाब के अंदर यदि आप देखें तो भूरी घास भी उगी हुई है और वो भी साथ साथ लहरा रही है। पोखर के बीच में प्रायः लकड़ी का एक मोटा सा खंबा होता है। कुछ जगह पर इसे जाट कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, कई बार क्या होता है कि तालाब के बीच में ना एक खंभा गाड़ दिया जाता है। वो इससे ये हमें पता चलता है कि उस पोखर में पानी का स्तर कितना बढ़ा या कितना घटा है। तो इसमें पोखर में पानी की गहराई का पता चलता है। पानी की सतह पर जब सूर्य का बिंब
पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चांदी का बड़ा सा खंभा हो, जिससे हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। यानी उसकी चमक इतनी होती है कि आप प्रत्यक्ष रूप से पानी में भी उसके प्रतिबिंब को साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं। किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी बुझने वाली ही ना हो। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पहला भाग चंद्रगहना से लौटती बेर आपको अच्छे से ये कविता समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। तो पहला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? ये पहला प्रश्न है कि क्यों, आखिर वहाँ पर कई सारे जो पौधे थे, जैसे चने का पौधा था, अलसी का पौधा था, लेकिन कवि ने उन सारे पौधों को छोड़ करके केवल सरसों के पौधे को ही क्यों सयानी कहा? ये है प्रश्न। तो अगर आपने अच्छे से इसकी व्याख्या समझी, भावार्थ समझा है, तो आप स्वयं भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि सरसों को सयानी कहकर कवि ये कहना चाहते हैं कि सरसों की फसल पूर्ण रूप से पक गई है, अर्थात तैयार हो चुकी है, जिसे खेतों से काट करके अब घर लाया जा सकता है। और यहाँ पर जो सयानी शब्द का उपयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि सरसों के फूल कैसे रंग के होते हैं? पीले रंग के। और पीले रंग के फूल देख करके क्या लगता है? कवि की कल्पनाएं कहाँ चली गई? कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की बड़ी हो गई है और उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो इसीलिए, क्योंकि उसके ऊपर पीले फूल लगते हैं, यहाँ पर सरसों को सयानी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी का पौधा, जैसा कि मैंने बताया, उस पे किस रंग के फूल लगे थे? नीले रंग के। तो यहाँ पर सभी पौधों के लिए कुछ न कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अलसी के लिए ही केवल हठीली यानी जिद करने वाली, जिद्दी जिसे हम कहते हैं। तो क्यों अलसी के पौधे को जिद्दी कहा गया है? तो जाइए देखते हैं इसका उत्तर। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वह जबरदस्ती एक ही खेत में चने के पौधे के साथ स्वयं ही उग आई थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसे किसी ने रोपा नहीं, लेकिन क्या होता है कि वो स्वयं ही चने के पौधे के साथ अपने आप ही उग आती है। यानी इतनी हठीली है कि कोई रोपे ना रोपे, वो स्वयं ही वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर अलसी को हठीली इस शब्द का प्रयोग किया गया है अलसी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी जब मैं कविता वाचन कर रही थी। तो चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, इसमें कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? कवि ने इसमें क्या ऐसी विशेषता देखी? क्यों कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि पोखर में मैं जब उसको देख रहा हूँ तो चांदी का बड़ा सा गोल खंभा उन्हें दिखाई दिया? तो उनकी कल्पनाओं के बारे में हमें यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कहा गया। उन्हें क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखें इसका उत्तर। जलाशयों में संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। जलाशयों में संग्रहित पानी पर जब दिन के वक्त सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी पर गोल और लंबवत चमक अपने आप ही पैदा हो जाती है। उसी परिवर्तन को देखकर ऐसा आभास होता है मानो पानी पर कोई गोल या लंबवत चांदी का चमचमाता हुआ एक खंभा वहाँ पर खड़ा है। यानी उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है कवि को, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, कवि की कल्पनाएं कहीं भी जा सकती हैं। अतः पानी पर खंभे की कल्पना ही कवि का ये उनकी सूक्ष्म कल्पना पर आधारित है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। हम चंद्रगहना से लौटती बेर का पहला भाग यहीं पर समाप्त करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।